Very good afternoon, dear friends. Economic Equalizer, welcome to all of you. As we were doing MPSC Assistant Professor Economics question paper, earlier in two parts we did up to the question number 70. Now we will start from the question number 71. Friends, before going to the question number 71, there are some changes in the answer key of some questions of part 1. So first we will look upon that, then after we will start from the question number 71. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर में चेंजेस हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के सामने देख रहे हो क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट इज रिलेटेड टू द अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संचलन का अर्थ। इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट इज रिलेटेड टू द अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संचलन का संबंध है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इसको रियल कैपिटल किया था, लेकिन आप लोग आंसर को चेंज कर लेना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनी कैपिटल हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन को देखोगे, एवरेज कैपिटल जो कि एलिमिनेट हो जाएगा। इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट से एवरेज कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। मार्जिनल कैपिटल टेल्स अबाउट द व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय। जब आप किसी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने जा रहे हो तो आप पूंजी की कितनी एडिशनल यूनिट, अतिरिक्त इकाई को आप लोग लगा रहे हो उत्पादन के लिए, उसको हम लोग मार्जिनल कैपिटल कहते हैं। तो ये भी, इसका भी इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अब हम लोग के पास ऑप्शन बचा रियल कैपिटल एंड मनी कैपिटल। रियल कैपिटल टेल्स अबाउट द इसको जो है फिजिकल कैपिटल को कंसीडर करता है। फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल गुड्स। तो रियल कैपिटल भी जो है ये नहीं होगा, मनी कैपिटल होगा। मनी कैपिटल होने का रीजन ये है कि इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट विच कैन इन्फ्लुएंस ट्रेड बैलेंस, एक्सचेंज रेट, जो कि क्या होता है, करेंसी का क्या होता है, मूवमेंट होता है अक्रॉस कंट्रीज, तो उसको इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट, और ये क्या होता है, मनी कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनी कैपिटल, बिकॉज इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट consider about the currency movement across countries which can influence trade balance and exchange rates. That's why money capital या धन पूंजी will be the right option for this question. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि which statement is are correct according to the Keynesian employment theory। इसको हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डी किया था, इसको आप लोग जो है करेक्ट कर लो। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ए हो जाएगा। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स टोटल एम्प्लॉयमेंट। किसी भी कंट्री का जो है कुल इनकम, कुल रोजगार पे निर्भर करता है। किन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का है। जैसे आप लोग किन्स की जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो आई थी, उनकी बुक उसको पढ़ोगे तो उन्होंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। जो है एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग जो होता है प्रभावशाली मांग हो जाता है जब वो समग्र पूर्ति के बराबर हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। और लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन आप लोगों का एलिमिनेट हो जाएगा। बी एंड सी वाला ए एंड डी में था, लेकिन टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन टोटल एम्प्लॉयमेंट, कुल एम्प्लॉयमेंट पे, कुल रोजगार पे निर्भर करेगा कुल आय, तो इसलिए वन वाला भी सही हो जाएगा। एंड द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग जो है आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग देखोगे, इसमें कहा जा रहा है विच इकोनॉमिस्ट हैज रिटन द सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल को किस अर्थशास्त्री ने लिखा है? अब आप लोग देखोगे ऑप्शन हम लोग के पास दिख रहा है हॉल एंड हिच। हॉल एंड हिच ये नहीं होगा, क्यों? हॉल एंड हिच ने, इसके बारे में आप लोग जान जाओ, हॉल एंड हिच जो है इन्होंने 1939 में यूज किया था किसका?
एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल, एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल का यूज किया था इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, इन ऑर्डर टू शो किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हॉल एंड हिच ने 1939 में एवरेज कास्ट प्रिंसिपल को यूज किया था। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। गैल्वरिथ का इसमें क्या हो, इन्होंने देखोगे आप लोग गैल्वरिथ का 1952, ये भी ऑप्शन नहीं है। इन्होंने जो है काउंटर वेलिंग, काउंटर वेलिंग, काउंटर वेलिंग पार्ट या ड्यूटी की बात की थी, ठीक है। बॉमल, आप लोग मार्शल का देखोगे, मार्शल ने 1819 में इन्होंने जो है पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात की थी। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब जो होता है किसी पार्टिकुलर मार्केट के लिए एक इंडिविजुअल मार्केट की इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। लेकिन बॉमल ने जो है यहाँ पूछ रहा है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो आप लोग देखोगे सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो है बॉमल ने यूज किया था। सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन बॉमल, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बॉमल ने फोकस, बॉमल की जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की जो थ्योरी थी इस किस पे बेस्ड थी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन गिवन टू मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट। इनका कहना था, बॉमल का कहना था कि सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, अपने कमोडिटी के गुड्स की सेल्स को अगर मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट को हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हम आउटपुट को सेल्स कर पाए। तो ये थ्योरी किसने दिया था, बॉमल का दिया था। इसके बारे में एक थोड़ा सा आप लोगों को मैंने समरी बता दिया। हॉल एंड हिच ने एवरेज कास्ट प्रिंसिपल किंग डिमांड कर्व को शो करने के लिए दिया था। गैल्वरिथ का काउंटर वेलिंग पार्ट है, ठीक है, 1952 में आई थी। बॉमल का सेल्स मैक्सिमाइजेशन है। मार्शल का पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, 1890 में आई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे कहा जा रहा है डंपिंग, डंपिंग इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू मार्केट्स। डंपिंग दो बाजारों के बीच मूल्य का भेदभाव है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ठीक है। एल्सवर्थ नो, हैवर्लर नो, हैवर्लर का आप लोग अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी पढ़ते हो, चैम्बरलिन का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ते हो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाइनर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाइनर, ठीक है, जैकब वाइनर का हो जाए राइट ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द रियल कास्ट, क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रियल कास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, व्यापार की वास्तविक लागत शर्तें किसके द्वारा विकसित की गई हैं, टॉसिंग नो, वाइनर यस, डोरेंस नो। आप लोग देखते हो ग्रास बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ते हो, कमोडिटी ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ते हो, तो ग्रास बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और आपका कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है इसमें ये किसने दिया है, टॉसिंग ने दिया है। जैकब वाइनर ने हम लोग पढ़ते हैं क्या, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड रियल कास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। डोरेंस का आप लोग क्या पढ़ते हो, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये टॉसिंग का आप लोग इसको नोट कर लो, टॉसिंग का क्या है, हम लोग जो है थोड़ा सा समरी जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उससे क्या होता है, आने वाले जो एग्जाम आने वाले होते हैं, कई बार आप लोग देखते हो भी, देखो एनटीए नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद ये एमपी वाला ये पेपर हुआ, इसमें देखो ये क्वेश्चन आ गया, किसने डेवलप किया था। आप लोगों को मैंने इसका एक जो है अपना हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे मैंने सेंड किया हुआ था, सेम वहीं से उठा के सेम क्वेश्चन आप लोगों को ये दे दिया गया है। तो टॉसिंग का आप लोग देखोगे तो इन्होंने जो है
ग्रास बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड नेट बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड को दिया है। ठीक है, वाइनर ने क्या दिया है? सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल एंड रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। डोरेंस का आप लोग क्या पढ़ते हो? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में छोटा सा समरी जान जाते हैं। ग्रास बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है आपका टोसिंग ने दिया हुआ है, तो ग्रास बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप लोग देखते हो ग्रास बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम लोग कैसे, इसका इक्वेशन एग्जाम में पूछ देते हैं। ये होता है क्या? इंपोर्ट क्वांटिटी अपॉन एक्सपोर्ट क्वांटिटी इनटू 100। ये आपका क्या हो जाता है? ग्रास बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया नेट बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेट बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड का इक्वेशन क्या होता है? इसमें आप लोग देखते हो एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस इनटू 100। ये दोनों इक्वेशन आपका किसने दिया है? इसको आप लोग नोट कर लो। ये दोनों इक्वेशन आपका ये इसको दिया है, आप लोग नोट कर लोगे, टॉसिंग ने। ये टॉसिंग का है ग्रास बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड नेट बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब हम लोग जो है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में जानेंगे, फिर सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, रियल कास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये थोड़ा सा एक समरी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, जिससे कि हो सकता है कि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग को इक्वेशन मिले तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब आपका क्या आ जाएगा? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये क्या होता है आपका? यहाँ पे देखोगे एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस इनटू एक्सपोर्ट क्वांटिटी। ये होता है आपका क्या? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको किसने दिया है? डोरेंस ने दिया है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट प्राइस अपन इंपोर्ट प्राइस, एक्सपी स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट प्राइस, एमपी फॉर इंपोर्ट प्राइस, ये एक्सपोर्ट क्वांटिटी। अब आता है आपका सिंगल फैक्टोरियल। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये किसने दिया है? आपका जैकब वाइनर ने दिया है। ये भी क्या होता है? एक्सपोर्ट प्राइस अपन इंपोर्ट प्राइस इनटू एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी। ये देखो आप लोग, और इसको आप लोग नोट कर लो। एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो है आप लोग एन भी कंसीडर कर सकते हो। इसको एन इंटू एक्स क्यू भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? एन इंटू एक्स जेड भी लिख सकते हो। तो ये हो गया सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का। फिर बात किया जाएगा डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड की। डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हो, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस इनटू एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी है। तो क्या हो जाता है? जब डबल करोगे, डबल आ जाएगा आपका फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी अपॉन, ये हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी हो गया, और ये क्या हो जाएगा? इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी एक्स जेड अपन एम जेड हो जाएगा। और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एक्स जेड अपन एम जेड। ये आपका क्या हो जाएगा? डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। फिर अगर बात किया जाए रियल कास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो रियल कास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड भी आपका जस्ट सेम ही है, केवल आपको उसमें क्या करना है? ऐड कर देना है। रियल कास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को आप लोग देखोगे, रियल कास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस, ये हो जाएगा एक्स जेड, और ये हो जाएगा रियल कास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए क्या हो जाएगा? ये एक्स आर हो जाएगा। आर स्टैंड फॉर रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड।
तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग n इंटू एक्स जेड अपन एक्स आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स आर लिख दो, ठीक है। तो ये आप लोगों के इक्वेशंस अगर मान लो आने वाले किसी भी एग्जाम में आए तो आप लोग उसको लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, जैकब रियल कांस्टेंट ऑफ स्ट्रेट इज गिवन बाय जैकब वाइनर, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में समरी दे दिया। इसमें आप लोग देखोगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज नॉट ए स्पेसिफिक स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इन फैसिलिटेटिंग द इनकरेजिंग एक्सपोर्ट एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार इसमें से निर्यात को सुविधाजनक बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कौन सी क्या है विशिष्ट योजना नहीं है। ये आप लोग देखोगे क्वेश्चन में कह रहा है विच वन इज नॉट। कृषि उद्यान स्कीम ये है, इंटरेस्ट स्कीम इक्वलाइजेशन ये भी है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब ये भी है, डिस्ट्रिक्ट एज इंपोर्ट हब ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। According to the Economic Survey 2022-23, India's economic growth in the financial year 2023 has been principally led by। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के नेतृत्व का मुख्य रूप से किया गया प्राइवेट कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, पब्लिक कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन नो, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कैपिटल फॉर्मेशन नो, नन ऑफ द अबव नो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ये ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो आप लोग, ये क्वेश्चन आ गया टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये दिया है z इक्वल टू 45x1 प्लस 55x2, डिफरेंट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर 0, 18, 10, 15, 20, 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू को अगर रख के हम लोग देख लें, फर्स्ट की वैल्यू रखोगे आप लोग, 45x1 की वैल्यू दिया है 0 प्लस 55x2 की वैल्यू दिया है 18। तो इसको आप लोग देखोगे 0 और प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 18 5 जा 90, 90 का 0 9, ये आ जाएगा 18 5 जा 90 और प्लस 9 99। तो ये क्या हो जाएगा 990। ये आ गया हम लोग का पहले का, ए का वैल्यू आ गया। अब आप लोग बी को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 प्लस 15, ये 55 इंटू 15। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 45 10 जा 450 प्लस ये क्या 55 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, 15 5 जा 75, ये 5 आ गया 7, 75 एंड 7 82। ये क्या हो जाएगा 825। इसको जब आप लोग ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 11275, ठीक है। सी को आप लोग देखोगे, सी की वैल्यू रखोगे 45, ये क्या आ गया बी का हो गया 45, सी की वैल्यू 20 दिया है और 55x2 की वैल्यू 0 दिया है, ये आ जाएगा 900। तो पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ए में देखोगे ये क्या आ रहा है 990, ये नहीं होगा। बी में क्या आ रहा है 1275, ये हाईएस्ट है। ये सी में आप लोग देखो 900, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द डेब्ट ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश 2022 में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये डेब्ट ग्रास जो है कितना था। इसको आप लोग देखोगे, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 24% आ जाएगा, 24% आ जाएगा। ये आप लोगों के सामने मैं इसका रखा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ से इसका सोर्स ये है, ये देखोगे दिस इज इक्विवेलेंट टू द ग्रोथ रेट ऑफ एंड जीएसडीपी इज एस्टिमेटेड 23.4% हायर देन द रिवाइज। तो ये नियर अबाउट क्या है 24 के आसपास है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से ये लिंक देख सकते हो।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इसमें कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज एन ऑब्स्टेकल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कंसीडर्ड बाय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकासशील देशों के आर्थिक विकास में एक बाधा माना जाता है। किसको ऑब्स्टेकल माना जाता है, ये किसने कहा है? गुरनार मिंडाल, जेएस मिल ने नहीं कहा है, माल्थस ने नहीं कहा है, वर्लर ने नहीं कहा है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुरनार मिंडाल ने कहा है। आप लोग, गुरनार मिंडाल ने क्या बोला है, इंटरनेशनल ट्रेड इज एन ऑब्स्टेकल। ये क्यों ऑब्स्टेकल्स क्यों क्रिएट करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है विकासशील देशों के लिए क्यों, इसकी क्या रीजंस है? पहला इसमें देखोगे आप लोग हो जाएगा अनइक्वल एक्सचेंज। पहला रीजन इसमें इन्होंने बताया है इंटरनेशनल ट्रेड इज एन ऑब्स्टेकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनकी बुक आई थी, गुरनार मिंडाल की एक बुक आई थी 1957 में, आई थिंक 1957 में एक बुक आई थी। बुक का नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग रीजन्स। ये 1957 में इनकी एक बुक आई थी, उसमें इन्होंने वो ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, उसको उन्होंने उसमें मेंशन किया है। उसमें उन्होंने क्या बताया है, अनइक्वल एक्सचेंज। अनइक्वल एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं। तो क्या हो जाता है, मतलब आप कम प्राइस में प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, हाई प्राइस में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, एक्सचेंज रेट आपका में डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो वही अनइक्वल एक्सचेंज होता है। दूसरा क्या है, वही रॉ मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, एंड फिनिश्ड गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तीसरा इन्होंने बताया था जो है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी है, मतलब आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही क्या है, फ्लक्चुएट है। बहुत ही कम लोगों के पास पूरी इकॉनमी का बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा लोगों के पास पूरी इकॉनमी का बहुत कम पैसा है। ठीक है, रिच आर बिकम रिचर, जो है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, और क्या इन्होंने एक और चीज़ बताया था, डिफिशियंसी इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का जो है वो नहीं है, उतना स्कोप नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टैग्नेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टैग्नेशन है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। इनकी जो बुक आई थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग रीजन्स 1957 में गुरनार मिंडाल की, तो उसमें इन्होंने अनइक्वल एक्सचेंज की बात किया है। यही ऑब्स्टेकल्स क्यों क्रिएट होते हैं, उसमें इन्होंने बताया है कि अनइक्वल एक्सचेंज होते हैं, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग नेशंस, एंड क्या होते हैं, फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। इनकम की इनइक्वालिटी है। तो और क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिफिशियंसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं हुआ है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? एडम स्मिथ का आप लोग पढ़ते हो एन इंक्वायरी टू द नेचर। ये इनकी बुक थी 76 में आई थी, एडम स्मिथ का। जेके मेहता का भी हम लोग, आप लोग देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया है। तो इन्होंने वांटलेसनेस, इच्छा विहीन होने की बात कही है। ठीक है, ये भी नहीं है। कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की बात की है। आप लोग देखोगे कौटिल्य
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की बात की है, उसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है? गवर्नेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ठीक है, और क्या होना चाहिए इसमें? गवर्नेंस का मेंशन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन का मेंशन किया है, इकोनॉमी का मेंशन किया है। इस पे फोकस किया है कौटिल्य ने, इसको आप अर्थशास्त्र जो लिखा है उसमें, तो इस फैक्टर्स को इन्होंने उस पर फोकस किया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द किन्स एग्रीगेट डिमांड फंक्शन डिपेंड्स ऑन, किन्स का जो एग्रीगेट डिमांड है ये किसके इक्वल होता है? सी प्लस आई, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेक्निकल कंडीशन प्रोडक्शन फंक्शन, नो, कंजम्पशन फंक्शन एंड ये है, ये भी है, मतलब दोनों का है ये, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन डी, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, प्रकट वरीयता सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था या प्रतिपादित किया गया था? प्रोफेसर मार्शल, नो, प्रोफेसर सैमुअल्सन, यस, प्रोफेसर हिग्स, नो, ऑल ऑफ देम, नो। तो ये देखोगे आप लोग, सैमुअल्सन ने क्या किया था? ये रिवील्ड प्रेफरेंस जो थ्योरी थी, इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एजम्पशंस दिए थे। एजम्पशंस में इन्होंने बताया था कंज्यूमर इज रैशनल बिहेवियर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? रेशनैलिटी, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। कंज्यूमर इज ऑफ रेशनल नेचर, या कंज्यूमर इज ऑफ, उसका बिहेवियर क्या होता है? रेशनल होता है। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा आपका? कंसिस्टेंसी। तीसरा क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिविटी। अब होता क्या है ये? रैशनैलिटी का मतलब होता है कंज्यूमर उन बास्केट को, कंजम्पशन बास्केट को सेलेक्ट करता है जहाँ पे उसके कमोडिटीज़ की लार्जर नंबर ऑफ क्वांटिटी मिलती है। कंज्यूमर इज गोइंग टू चूज दोज कंजम्पशन बंडल वेयर ही इज गेटिंग लार्जर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये आपको क्या होता है? कंज्यूमर के रैशनैलिटी को, बिहेवियर को शो करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? इफ ए इज प्रिफर्ड ओवर बी देन कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू, इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, मतलब ए को ही चूज करेगा हर बार, ठीक है, कंसिस्टेंट बना रहेगा। इफ कंज्यूमर इज चूजिंग ए ओवर बी देन ही इज कंसिस्टेंट रिगार्डिंग हिज प्रेफरेंस, अपने प्रेफरेंस के रिगार्डिंग क्या रहेगा? वो कंसिस्टेंस रहेगा, उसकी कंसिस्टेंस क्या हो जाएगी? वो बनी रहेगी। ए को बी के ऊपर चूज करता है तो ए को ही चूज करेगा। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिविटी है, मतलब ए इज प्रीफर ओवर बी एंड बी इज प्रीफर्ड ओवर सी, इट मीन्स ए इज प्रीफर्ड ओवर सी। अगर ए, उसके पास दो कंजम्पशन बास्केट हैं ए और बी, ए में उसको ज़्यादा वहाँ से प्रेफरेंस को चूज कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा उस कंजम्पशन बास्केट में ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं, ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं कमोडिटीज़ की, तो ए को चूज कर रहा है बी के ऊपर, और बी में, और बी और सी उसके पास ऑप्शन है तो बी को चूज कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए को चूज करेगा ओवर सी। ये उसकी क्या होती है? ट्रांजिटिविटी बिहेवियर को शो करती है। तो ये आप लोग एजम्पशंस को नोट कर सकते हो। रेशनैलिटी, इसमें आपका क्या हो जाएगा? रेशनैलिटी हो जाएगा, ट्रांजिटिविटी हो जाएगा। इसमें बिहेवियर में आप लोग देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? रेशनैलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन किसने दिया है? तो प्रोफेसर सैमुअल्सन। उसमें क्या है? रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का एजम्पशन, तो मैंने उसको आप लोगों को एक समरी बता दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि कैपेबिलिटीज
एंड पॉवर्टी आर इंटर रिलेटेड। हु डेवलप्ड दिस रिलेशनशिप? क्षमताएं और गरीबी परस्पर संबंधित हैं। यह रिश्ता किसने विकसित किया? गरीबी जो है और क्षमताएं क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ये किसने दिया है? महात्मा गांधी नो, जोसेफ स्टिग्लिट्ज नो, थॉमस पिकेटी नो, अमर्त्य सेन। इस क्वेश्चन को दिया था किसने? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की जब आप लोग देखोगे, नोबेल लॉरेट हैं अमर्त्य सेन को, जो है इनकी बुक आई थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, वहीं से है ये, कैपेबिलिटीज एंड पॉवर्टी आर इंटर रिलेटेड। उसी बुक में इन्होंने इसको मेंशन किया है, कैपेबिलिटीज एंड पॉवर्टी आर इंटर रिलेटेड, जो 1991 में आई थी। और ये नोबेल लॉरेट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। किनको? अमर्त्य सेन को। इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। हु इज द कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी? निर्भरता सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? आप लोग डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़े हो, इसमें आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं वो बता दे रहा हूँ। डिपेंडेंसी थ्योरी में आप लोग देखोगे, इसके फादर के रूप में तो पॉल बैरन को जाना जाता है, लेकिन इसमें और भी इकोनॉमिस्ट हैं। इसमें आप ईजी फ्रैंक भी हैं, एंडर गुंदर फ्रैंक आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें जो है आपके प्रेविस भी हैं, इसमें आपके सिंगर भी हैं, ठीक है। इसमें और आपके क्या आते हैं? टीडी संतोष। टीडी संतोष को भी, ये सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं क्या दिए हैं डिपेंडेंसी थ्योरी में, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी में ये सारे हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि फादर किसको कहा जाता है? तो फादर के लिए पॉल बैरन, आपके पॉल बैरन क्या होंगे? राइट ऑप्शन होंगे। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो, पॉल ए बैरन is known as the father of modern dependency theory because he popularized it in his 1957 book The Political Economy of Growth. Barron was an American Marxist economist and Stanford University professor who developed the theory of Marxist perspective. इसको तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पॉल बैरन। डिपेंडेंसी थ्योरी के फादर के रूप में पॉल बैरन को जाना जाता है। अब आप लोग देखोगे, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच प्रेजेंटेड बाय जेम्स टोबिन एम्फसाइजेस स्पेशली ऑन। जो जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच था, वो किस पे फोकस करता है? मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हम लोग कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, जो कैम्ब्रिज का क्वांटिटी थ्योरी आप पढ़ते हो ना, क्वांटिटी थ्योरी आप वर्जन पढ़ते हो एक्सचेंज का, तो ये उसका है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ये नहीं है। या पूछा जा रहा पोर्टफोलियो बैलेंस के लिए, मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यस। मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू भी नहीं है। मनी एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें जेम्स टोबिन ने बताया था कि जब इन्वेस्टर्स जो होते हैं क्या होते हैं, मनी के बीच में और अदर फिनेंशियल एसेट्स लाइक आपका बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक मार्केट्स हो गए, एटसेट्रा के बारे में चूज करते हैं, जो डिपेंड करता है। इसको आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो। इसमें इन्होंने क्या बताया था? टोबिन का जो पोर्टफोलियो अप्रोच था, इसमें इन्होंने बताया कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं किस पे, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मनी एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक, इसमें आप लोग देखते हो बॉन्ड हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गया, एटसेट्रा हो गया। इन दोनों के बीच में मनी को, या तो मनी को अपने पास होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, या बॉन्ड को या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं,
किस पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, रिस्क पे, रिस्क पे, रिटर्न पे एंड लिक्विडिटी। इसको आप लोग नोट कर लो। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मनी को और जो अदर फिनेंशियल एसेट्स हैं लाइक बॉन्ड्स हैं, आपका स्टॉक मार्केट्स हो गया एक्सेट्रा के बीच में वो क्या करते हैं, मनी को अपने क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आप लोग पढ़े हो, जैसे आप लोग बॉमल का भी पढ़ते हैं, हम लोग टोबिन का पढ़ते हैं। उसमें टोबिन ने बताया कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, मनी में और अदर फिनेंशियल एसेट्स लाइक बॉन्ड्स या स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करेंगे, जो डिपेंड करेगा रिटर्न पे, रिस्क पे और लिक्विडिटी ऑफ मनी। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। द कंपोनेंट ऑफ टोटल मनी सप्लाई इन ए कंट्री आर। टोटल मनी सप्लाई की बात की जा रही है कि किसी भी देश में कुल मुद्रा आपूर्ति के घटक हैं। करेंसी, मनी एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ लीगल टेंडर, ये नहीं है। सर्कुलेशन ऑफ मनी से इसका कोई उसमें लेना देना नहीं है। करेंसी, मनी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड वेलोसिटी सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये भी नहीं है। करेंसी, मनी एंड डिमांड डिपॉजिट्स ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेंसी, मनी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हम लोग ब्रॉड मनी भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े हो। आप लोगों को पहले की वीडियो में हमने M1, M2, M3, M4 के बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रॉड मनी भी बताए थे, नैरो मनी भी हम लोगों ने जाना था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द इंटरमीडिएट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स आर नोन एज। मध्यवर्ती स्तर के सहकारी बैंक कहलाते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नो। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यस। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी क्रेडिट, नो, नन ऑफ दिस। अब आप लोग देखोगे इसमें जो है क्या आता है, एक आता है आप जो इसमें सेंट्रल, ये कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसमें आपका एक हो जाएगा जो है ग्रॉस रूट लेवल पे, ग्रॉस रूट लेवल पे या फिर इसको रूरल मार्केट के लिए, रूरल एरिया के लिए। दूसरा आपका क्या आ जाता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, या इसको SCB बोलते हैं। ये क्या होता है, अपेक्स इंस्टीट्यूट होता है स्टेट का, ठीक है। और ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन दोनों को कंट्रोल करता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ग्रास रूट लेवल पे जो है, जो बैंक्स होते हैं रूरल होते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो रूरल बैंक्स होते हैं उनको स्टेट कोऑपरेटिव SCB कंट्रोल करता है, और इन दोनों को जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो पूछ रहा है इंटरमीडिएट लेवल कोऑपरेटिव बैंक। इंटरमीडिएट लेवल आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ग्रास रूट लेवल पे या रूरल लेवल पे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इसको बोल सकते हो। और ये आपका क्या होता है, स्टेट लेवल का, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है व्हेन वाज द PM गति शक्ति योजना लॉन्च टू कनेक्ट इकोनॉमिक जोन्स। ये रटने वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग रटे होगे तो इस क्वेश्चन को सीधा आंसर कर दिए होगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था, 21 अक्टूबर को PM गति शक्ति योजना लॉन्च हुई थी 2021 में। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है इन रिग्रेशन एनालिसिस गुडनेस ऑफ फेट इज आइडेंटिफाइड विच बाय द फॉलोइंग। ये देखो R², ये क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आप लोगों को मैंने इसके पहले बताया था कि जो आपका रिग्रेशन, जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है, उसमें आप लोगों ने को बताया गया था कि ये आप लोग देखोगे इसमें बताया, हम लोग ने जाना था कि जो ये हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है।
तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने लिया है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने परसेंट डिफाइन कर पा रहा है वो हमारा आर स्क्वायर बताता है, ठीक है, जो कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। ये हमारा क्या है, एडजस्टेड आर स्क्वायर है, एडजस्टेड आर स्क्वायर। ये क्या बताता है, सैंपल की साइज बताता है, सैंपल साइज, ठीक है, सैंपल साइज को के बारे में बताता है कि सैंपल की साइज क्या है, ठीक है, और प्रिडिक्टर्स को भी बताता है, प्रिडिक्टर्स एंड सैंपल साइज को बताता है। एफ हमारा एफ स्टैटिक्स क्या होता है, ये ओवरऑल सिग्निफिकेंस को बताता है, ये बताता है हम लोग का ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल। एफ स्टैटिस्टिक्स जो होता है ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल को बताता है। तो ये जो हमारे ये आर स्क्वायर, एडजस्टेड स्क्वायर, एफ स्टैटिक्स, ये सब होगा ऑल ऑफ द, ये आप लोगों का देखोगे ये जो है ये सब को एक्सप्लेन करेगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑल ऑफ द एबव, आर स्क्वायर, एडजस्टेड स्क्वायर, एफ स्टैटिक्स। जो है आर स्क्वायर आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जिसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने परसेंट डिफाइन कर पा रहा है। कोई जब आप लोग रिसर्च करते हो तो रिसर्च में हम लोग कोई मॉडल यूज़ करते हैं तो उसमें आर स्क्वायर निकालते हैं। कोई मॉडल में हम लोग देखते हैं अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हम लिए होते हैं किसी भी थ्योरी को डिफाइन करने के लिए, किसी भी मॉडल को, जब मॉडल में रिग्रेशन, जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग रन करते हो आप लोग, तो उसमें हम लोग वेरिएबल सेलेक्ट किए होते हैं कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना परसेंट डिफाइन कर पा रहा है, तो हमारा वो आर स्क्वायर बताता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आर स्क्वायर जो है ये देख रहे हो एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये सैंपल की साइज बताता है, प्रेडिक्टर्स को एक्सप्लेन करता है। एफ स्टैटिक्स जो है आपका ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल को बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आप लोग देखोगे इसमें जो है और भी गुडनेस ऑफ फिट में गुडनेस ऑफ फिट की बात कर लिया जाए, गुडनेस ऑफ फिट की बात कर लिया जाए तो इसमें और भी RME आता है, MEA आता है, रूट मीन स्क्वायर्ड, RMSE आता है, रूट मीन स्क्वायर्ड पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। तो ये गुडनेस ऑफ फिट को RME जो है RMSE MEA ये सब भी क्या करते हैं, इसको क्या करता है, गुडनेस ऑफ फिट को एक्सप्लेन करता है, आइडेंटिफाइड करता है। रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, जो है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, तो RMSE RME MEA ये सब भी गुडनेस ऑफ फिट के को इंक्लूड के अंदर अगर ऑप्शंस आप लोग को आए तो इसको भी आप लोग कर सकते हो, इसको भी आप लोग जान सकते हो। रूट मीन स्क्वायर, MEA, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, हु हैड फर्स्ट यूज्ड द मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमिक्स। मल्टीप्लायर का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, अर्थशास्त्र में मल्टीप्लायर का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। इसमें आप लोग देखोगे दो तरीके के मल्टीप्लायर की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर और एक होता है हम लोगों का क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये देखोगे आप लोग एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की बात किया था RF खान ने, RF खान ने एम्प्लॉयमेंट की बात किया था। जबकि आप लोगों के जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जो है हम लोगों को GM किन्स ने, लॉर्ड जॉन मिनार्ड किन्स ने दिया है। इसको जो है जॉन मिनार्ड किन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट इसको इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। और सबसे पहले पूछ रहा है तो सबसे पहले आपका RF खान ही हो जाएंगे, कुजनेट्स का नहीं है, कार्ल पियर्सन नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो।
द फर्स्ट यूज द मल्टीप्लायर इन इकोनॉमिक्स बाई RF खान। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। द मेन कॉज ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज अकॉर्डिंग टू द गुरनार मिडाल, जो है गुरनार मिडाल के अनुसार क्षेत्रीय असमानताओं का मुख्य कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग बैकवाश इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग बैकवाश इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग स्प्रेड इफेक्ट। नो, स्ट्रॉन्ग स्प्रेड इफेक्ट नहीं होता है, ये अगर वीक होता तो हो जाता ऑप्शन स्ट्रॉन्ग बैकवाश इफेक्ट एंड वीक स्प्रेड इफेक्ट। यस, वीक बैकवाश, स्ट्रॉन्ग स्प्रेड नो, वीक बैकवाश एंड वीक स्प्रेड नो। अब आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आप लोग इसमें जान जाओ क्या होता है स्ट्रॉन्ग बैकवाश इफेक्ट। ये किसके लिए इन्होंने बात किया था? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो डेवलपिंग इकोनॉमी होता है। स्ट्रॉन्ग बैकवाश इफेक्ट होता है जो ग्रोथ को क्या करता है? स्टैग्नेंट करता है, ग्रोथ को रोकता है। जो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है ग्रोथ को, उसको बोलते हैं बैकवाश। और जो पॉजिटिवली वो करे, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे ग्रोथ को, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बैकवाश इफेक्ट जो है। अब इसको आप लोग नोट कर सकते हो। बैकवाश इफेक्ट क्या करता है? ये करता है निगेटिवली इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब की जबकि आपका स्प्रेड इफेक्ट क्या करता है? स्प्रेड इफेक्ट जो है आपका क्या करता है? ये क्या करता है? पॉजिटिवली इम्पैक्ट, पॉजिटिवली इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका होता है। पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ या पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस। तो इसमें आप लोग देखोगे कि मेन कॉज ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज, रीजनल इनइक्वालिटीज का अकॉर्डिंग टू गुरनार मिडाल क्या रीजन रहा है? उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग बैकवाश इफेक्ट, बैकवाश इफेक्ट जो कि ग्रोथ को क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। वो क्या होता है? निगेटिवली इम्पैक्ट करता है ग्रोथ को, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और आपका स्प्रेड इफेक्ट जो कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है ग्रोथ को, वो क्या होता है? वीक होता है। जिसका रीज़न है कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ का डेवलपिंग नेशंस में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप लोग जानते हो मार्केट प्राइस जब उसका फैक्टर कॉस्ट, मार्केट जो प्राइस होती है, बाजार का जो मूल्य होगा, वो हमेशा क्या होगा? फैक्टर प्राइस से ज़्यादा होगा। क्योंकि जो फैक्टर कॉस्ट होता है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे होते हैं उसके इक्वल होता है। उसको अगर आप लोग उनको वो कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो जो प्रोड्यूसर है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो ऑनर है, उसको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। फिर क्या होता है? जब मार्केट में जाता है तो मार्केट प्राइस हमेशा, उसको नोट कर लो, मार्केट प्राइस हमेशा क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगा। जब भी कोई कमोडिटीज़ प्रिपेयर्ड होकर, मैन्युफैक्चर्ड होकर मार्केट में एंट्री करेगी तो उसमें क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज कर देगी, इन्फ्लेशन उसमें ऐड हो जाएगा। अगर उसमें सब्सिडी दिया जा रहा है तो सब्सिडी क्या होगी? माइनस हो जाएगी, टैक्स उसमें ऐड हो जाएगा। तो टैक्स क्या होता है? प्लस होता है। जब भी मार्केट प्राइस पे जाएगी, जब भी मार्केट प्राइस पे जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा? टैक्स क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है। सब्सिडी क्या होगा? माइनस में होगा। इसको आप लोग नोट कर लो, सब्सिडी माइनस में होगा, टैक्स प्लस में होगा, और मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगी। तो मार्केट प्राइस जो होगी, इसमें आप लोग देखोगे अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस आ गया टैक्स तो इसको हटा दो, एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग। जहाँ पे माइनस दिखे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि टैक्स ऐड होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, जब वो मार्केट में एंट्री करती है तो उसमें क्या होगा? टैक्स ऐड होगा। तो ये हो जाएगा आपका टैक्स ऐड होगा। अब ये वाले ए वाले और हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। हम लोग के पास बचा बी एंड डी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यस, ये सही है। सी को देखोगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ये एलिमिनेट। अभी मैंने कहा कि टैक्स को ऐड कर, सब्सिडी माइनस करोगे, क्योंकि सब्सिडी क्या करती है? गवर्नमेंट देती है किसी को, उसको उसका बेनिफिट मिलता है, उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसको फायदे मिलते हैं, उसको रेट बहुत कम
रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको सब्सिडी मिल जाती है, या इंटरेस्ट फ्री सब्सिडी मिल जाती है प्रोडक्शन करने के लिए। तो जब भी मार्केट पे एंट्री करेगा कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, तो उसमें टैक्स ऐड हो जाएगा। टैक्स क्या होगा, प्लस में होगा, सब्सिडी क्या होगी, माइनस में होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग देखोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, KF क्या है, K फॉर मल्टीप्लायर, F फॉर फॉरेन। ये आप लोग पढ़ते हो 1/1 माइनस MPC प्लस MPM, ठीक है। ये होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ये होता है 1/MPC को लिख सकते हैं हम लोग MPS प्लस ये होता है MPM या M होता है, ठीक है। या इसी को आप लोग देखते हो, इसको कैसे लिखा जाता है, 1/1 माइनस MPC प्लस MP। और MPC को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, प्लस क्या होता है हमारा M हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिखा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस B प्लस M, ये हो जाएगा। अब ऑप्शन को आप लोग देखोगे तो ये नहीं होगा, 1/1 माइनस B, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट लग गया है, ये हो जाएगा 1/1 माइनस B माइनस M, और ये होता है क्या, प्लस M। यहाँ पे आप लोग देखोगे 1/1 माइनस MPC प्लस MPM मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट है, ठीक है। ये इसको 1/MPS या MPM लिखते हैं, M लिखते हैं, या इसको 1/1 माइनस B प्लस M लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग 1 माइनस B, और ये माइनस बाहर लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस B, और ये प्लस M, यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस M हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस M, और ये होता क्या है, प्लस M, तो इसलिए B वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 1/1 माइनस B प्लस M, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा नहीं होगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस B माइनस M, ये भी नहीं होगा। इसको क्या हो, ये है 1/1 माइनस M प्लस B, ठीक है। ये M पॉजिटिव होता है, B हमारा नेगेटिव होता है, मतलब 1/1 माइनस B प्लस M ये होता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, इसको आप लोग सही कर लो, ये नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस B प्लस M हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। व्हाट आर द थ्री ओरिजिन फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स, थ्री ओरिजिन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। ऑप्शन आप लोग देखो, सस्टेनेंस, सेल्फ एस्टीम, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। सस्टेनेंस, लोवेस्ट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, नहीं। नो इनइक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, ये भी नहीं है। नो इलिटरेसी, नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो पॉवर्टी, ये भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब जीविका, इसमें आपका क्या आ जाएगा, शेल्टर, फूड, वाटर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। रोटी कपड़ा मकान, सस्टेनेंस मतलब आपको जीविका के लिए, आपको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो सस्टेनेंस हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम है, फ्रीडम, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर बिहेवियर। सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान हो जहाँ आपका, वो हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम हो जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, दासता से मुक्ति, आपका यहाँ पे किसी प्रकार का शोषण ना हो, ठीक है, आपका किसी भी तरीके का शोषण ना हो, तो फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। सस्टेनेंस, सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियल डिक्लाइन इन द एवरेज कास्ट इज इक्वल टू द, इनिशियल डिक्लाइन इन द एवरेज कॉस्ट इज ड्यू टू द, कि औसत लागत में प्रारंभिक गिरावट किसके कारण होती है, एवरेज कास्ट में। एवरेज कास्ट आप लोग देखते हो,
एवरेज कास्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कास्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। लेकिन कह रहा है कि इनिशियल डिक्लाइन है, प्रारंभिक, तो प्रारंभिक क्या होगा, शॉर्ट रन की बात कर रहा है। आप लोग जो है प्रारंभिक इनिशियल कह रहा है, मतलब आप जो है आपका स्थिर लागत किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, इसका इम्पैक्ट स्थिर लागत की वजह से होगा, स्थिर लागत में चेंज होने की वजह से, बढ़ने घटने की वजह से किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा है एवरेज कॉस्ट को। तो डिक्लाइन इन वेरिएबल कॉस्ट नो, डिक्लाइन इन द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यस। अगर ये सेकेंडरी पूछता तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता, लेकिन पूछ रहा है इनिशियल, इनिशियल मतलब प्राइमरी, तो प्राइमरी की वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज इंक्रीज इन द डिक्लाइन इन द एवरेज फिक्स्ड कास्ट, डिक्लाइन इन द एवरेज वेरिएबल कास्ट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि G20 18 समिट वाज हेल्ड इन इंडिया, 18वां सम्मेलन, शिखर सम्मेलन भारत में G20 का किस तिथि में, कौन सी डेट में आयोजित किया गया था। तो इसमें आप लोग देखोगे ये हुआ था 9 से 10 सितंबर, अभी पिछले साल सितंबर में हुआ था 2023 में, ठीक है। इसको आप लोग रटे होगे तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, EFF, EFF क्या है, एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी नहीं, इफेक्टिव फंड नहीं है, एक्सपोर्ट फंड नहीं है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। EFF जो है आपका क्या होता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये आपका आ गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये आप लोग देखोगे क्वेश्चन कह रहा है डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, P is given x square plus 43 and total cost is given 15x square minus 20x. Profit maximization production will be, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, आप लोग देखते हो प्रॉफिट निकालने के लिए पाई इक्वल टू होता है TR माइनस TC, टोटल रिवेन्यू से टोटल कास्ट को माइनस कर देते हैं और इसको डी पाई बाई डी क्यू के रिस्पेक्ट में ये इक्वल कर देते हैं जीरो को, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट आ जाता है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये दिया है प्राइस इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 43, TR क्या हो जाएगा आपका, प्राइस इंटू एक्स, P दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 43, इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा x पावर 3 प्लस 43x। अब हमारा TR आ गया, TC हम लोग का दिया हुआ है 15x स्क्वायर माइनस 20x। TC अब हम पाई को निकालें, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, TR माइनस TC। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x पावर क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 43x माइनस 15x स्क्वायर, और ये जब माइनस करेंगे हम लोग TC को यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप लोग करोगे ये हो जाएगा x पावर 3 प्लस 43x और माइनस ये ब्रैकेट में है 15x स्क्वायर एंड माइनस 20x। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 20x हो जाएगा, माइनस 15x स्क्वायर और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसको आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो x पावर क्यूब माइनस 43x माइनस 15x स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस 43x स्क्वायर है, यहाँ पे देखोगे ये प्लस 43 है, प्लस 43x स्क्वायर है, ये प्लस 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे आप लोग, जब हम लोग इसको ऐड करें ये हो जाएगा x पावर क्यूब 43 प्लस 20x, ये हो जाएगा 63x और ये हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x पावर क्यूब फिर माइनस 15x स्क्वायर प्लस 63x। अब हम लोग ये आ गया हमारा क्या आ गया, पाई। अब जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो डी पाई बाई डी एक्स जब आप लोग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 63
और ये क्या हो जाएगा -30x, या ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² -30x + 63 = 0। इसको जब अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको हम लोग इरेज करके फिर, क्योंकि स्पेस है नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं, क्या आएगी इसकी वैल्यू। आप लोग जो है वीडियो को जब देख रहे हो, आप लोग को समझ में जब आया करे तो वीडियो को लाइक भी किया करो, क्योंकि लाइक जो है एक इंसेंटिव का काम करता है। अभी हम लोग जो है MP असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग बहुत ही जल्दी, अभी NTA NET JRF का जो जून में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम लोग जो है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर NTA NET JRF हम लोग संडे जो है धीरे धीरे जो है क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन के साथ आप लोगों को यूट्यूब पे धीरे धीरे सब मिल जाएंगे। आप लोग जो है इकोनॉमिक इक्वलाइजर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उससे उसको चैनल्स को जब देख रहे हो, वीडियो को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक भी किया करो, क्योंकि लाइक जो है इंसेंटिव का काम करेगा। और बहुत ही जल्द हम लोग सितंबर के फर्स्ट वीक से अपना रेगुलर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग को ग्रुप पे इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये हो जाएगा 3x², जब हम लोग जो है पाई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो ये हो गया -30x + 63 = 0। इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 आप लोग देख रहे हो ये कॉमन है, सब में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 10x + 21, ये हो जाएगा 0। यहाँ से x को कॉमन ले लिया जाए, इसको वो कर ले, फैक्टराइजेशन कर लें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 21x², और ऐड करने पे क्या आना चाहिए -10x। तो हम लोग इसको ब्रेक कर लें, -7x - 3x, जब ऐड करोगे आप लोग इसको तो -10x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 21x² हो जाएगा, + 21 = 0। इसको अगर हम लोग कॉमन ले लें, x - 7 - 3 x - 7, अब इसको आप लोग आगे करोगे तो ये हो जाएगा x - 7 एक आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा क्या x - 3, ये हम लोग का 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब हम लोग के पास दो वैल्यूज आ गए x के, 7 और 3, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखोगे 7 कहीं नहीं दिया है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ये कह रहा है डिमांड फंक्शन ये दिया है, व्हाट विल बी द कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता बचत क्या है। आप लोगों को मैंने जो है, आप लोग यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है। कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट होता क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप लोग देखते हो, जब ये क्या होता है, हम लोग का डिमांड लाइन होती है, ये क्या होता है सप्लाई कर्व होता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। तो जो सप्लाई लाइन और प्राइस के बीच का एरिया होता है, ये हम लोग का क्या होता है, ये होता है हम लोग का क्या प्रोड्यूसर सरप्लस। और जो प्राइस और डिमांड के बीच का जो एरिया होता है, डिमांड लाइन के बीच में का जो एरिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ये आप लोगों को मैंने बताया है, ये आपका एरिया जो है आपका क्या हो जाएगा CS हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, जब प्राइस लाइन और मांग लाइन डिमांड लाइन के बीच की जो एरिया है वो हमारा क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता अधिशेष। और जो प्राइस लाइन और सप्लाई प्राइस के बीच की एरिया जो होती है सप्लाई कर्व के बीच की, तो हमारा क्या होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, मतलब उत्पादक अधिशेष। कंज्यूमर सरप्लस हम लोग जानते हैं कि जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है, किसी कमोडिटी की क्या प्राइस देने के लिए रेडी रहता है और एक्चुअल में वो क्या देता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर ए कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, वो वास्तव में क्या पे करता है और क्या देने के लिए तैयार रहता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता अधिशेष होता है। अब आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे दिया है P = 35 - 2x - x²। यहाँ पे आप लोग देखोगे x 0 की वैल्यू 3 दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है सॉल्व करोगे,
जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, अगर वैल्यू हम लोग रख दें, पी की प्राइस निकालनी, वैल्यू रख दें एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 2 एक्स की वैल्यू 3, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 35 माइनस 6, और ये हो जाएगा क्या आप लोग का 9। इसको जब ऐड करोगे 35 और ये हो जाएगा क्या आप लोग का 15, ये हो जाएगा 20। अब हम लोग प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस आप लोग जानते हो, कंज्यूमर सरप्लस जो होता है 0 to x, ये x की वैल्यू दिया है 3, ये हमारा जो है ये हो जाएगा 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और माइनस पी एक्स जो कंज्यूमर रेडी होता है किसी कमोडिटी की प्राइस देने के लिए, और व्हाट ही एक्चुअली पीज, और वास्तव में क्या देता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम लोग को पी एक्स निकालना होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो पी एक्स जब आप लोग निकालोगे, पी की वैल्यू आ गई 20 और एक्स की वैल्यू कितनी दी है 3, ये हो जाएगा 60। जब आप लोग अब इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 35 एक्स की वैल्यू इंटरवल क्या है 30, ये हो जाएगा 2, और x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 30, और लास्ट में क्या हो जाएगा x पावर 3/3, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो x पावर 3/3, यहाँ पे x का इंटरवल जो है क्या हो जाएगा 3 और 0। अब जब इसको आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करोगे, हम लोग जो है इसको यहाँ पे इरेज करके सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का क्या आ जाएगा 35, ये एक्स की वैल्यू है कितना 3, यहाँ पर ये 2 कॉमन ले लोगे आप लोग, दोनों आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, फिर क्या है हम लोगों का माइनस है, ये क्या है 1/3, और एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का क्यूब है, ठीक है। लास्ट में पी एक्स कितना है माइनस हमारा का 60। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 35 3 जब 100 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब करोगे आप लोग 3 3 जा 9 3 जा 27/3 हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा -60। जब ये सब को माइनस कर दोगे 105 माइनस ये 60 और -18 ये हो जाएगा -78, और इसको जब आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 और 5 27 यूनिट्स। तो ये हम लोग का क्या आ गया कंज्यूमर सरप्लस आ गया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको नोट देख सकते हो आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which sector in Madhya Pradesh has shown the consistent improvement in the capital output ratio over the years? कह रहा है 13 से 18 के बीच में कैपिटल आउटपुट रेशियो में कौन सा सेक्टर जो है ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है, लगातार इंप्रूवमेंट दिखाया है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग यस, फार्मास्यूटिकल नो, ऑटोमोबाइल्स। ये आप लोग जब इकोनॉमिक सर्वे में एमपी का पढ़ोगे तो उसमें ये सब दिया हुआ है। फूड प्रोसेसिंग में है, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर इन द मध्य प्रदेश आर अंडर इंडस्ट्रीज विथ हाई नंबर ऑफ नॉन ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र गैर परिचालन उद्योगों की उच्च संख्या के कारण तनाव में है? टेक्सटाइल, अपैरल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, नॉन मेटेलिक, मैथ्स, मशीनरी, नॉन मशीनरी। तो इसमें आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ये है। ये भी आप लोग जो है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे वहाँ से, यहाँ पे देखो मैंने लिंक दिया हुआ है। जब पीपीटी शेयर किया जाएगा तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर जो रटने वाले हैं, सर्वे के हैं, एमपी के बजट के हैं, तो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे। टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री जो है कपड़ा और प्रधान उद्योग में कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट दिखा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखो इसमें कहा गया है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट इज द रैंक ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें भी आप लोग देखोगे दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल में रैंक क्या है इंडिया का, तो इसमें 3rd रैंक है हम लोगों का, 3rd रैंक है, इसको आप लोग देख सकते हो।
ये मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ लोगे। 3rd रैंक पे है, यूएसए है, चाइना है, फिर शायद इंडिया है 3rd नंबर पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख रहे हो, इसमें कह रहा है फार्मूला ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर गिवन बाय, परिक्षेपण की माप का सूत्र दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1/12, ये होता है 1/12, ये होता है आपका n² - 1, ठीक है, ये सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा क्या रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन आप लोग पढ़ते हो n, इसमें होता है Q3 - Q1/2, ठीक है, और ये होता है 2/3 के इक्वल, ये 3/2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। मेन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग देखोगे ये आया हुआ है, अभी फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन जेके मेहता के वांटलेसनेस थ्योरी वाला भी है, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे, ये क्वेश्चन सही है। ये देखोगे इसमें कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, होना चाहिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता तो ये सही होता, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीबी की वैल्यू जो है आपका क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। मतलब अगर आप एलिमिनेट करोगे तो 1 and 3 इज राइट, 1 and 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बृहस्पति द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ, आप लोग चावार्क दर्शन पढ़े होगे, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो संस्कृत के हैं या लिटरेचर के हैं वो लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो है ये देखो, इसमें कहा गया है बृहस्पति के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। बृहस्पति ने जो है आपके बृहस्पति हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने 2 चीज को ही लिया है पुरुषार्थ में, एक है उनका अर्था और दूसरा उनका कामा, यही है 2, लेकिन उनका जो फोकस है अर्थ पे है, काम पे नहीं है। अर्थ होना चाहिए, उसकी मीनिंग होनी चाहिए कुछ, तो अर्थ फोकस किया जाए। धर्म आप लोग देखोगे, धर्म अर्थ ये ओवरऑल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ओवरऑल अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट तो धर्म है, लेकिन बृहस्पति के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बृहस्पति ने केवल 2 फैक्टर्स पे फोकस किया था, 1 इज अर्थ एंड दूसरा कामा, ठीक है। चावार्क दर्शन में ये भी कहा गया है, आप लोग देखो मैंने श्लोक ले आया हूँ आप लोगों के सामने, यावा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमना कुतः, मतलब या जीवेत सुखम जीवेत, आप जब तक जीवित हो सुखी से जीवन का आनंद लो, सुख की अनुभूति लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लीजिए और आनंद लीजिए, ऋण लेके घी पीजिए, आनंद से जीवन का आनंद लीजिए, बिना किसी दुख के, बिना किसी संशय के, ठीक है, आनंद की अनुभूति लीजिए आप। यावा जीवित सुखम जीवित, जब तक आप जीवित हो सुख का आनंद लो, ऋण लेके घी पियो, भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमनः कुतः, अगर ये शरीर एक बार भस्म हो जाए, राख में मिल जाएगा, तो फिर ये दोबारा नहीं आएगा, इसलिए जब तक आप जीवित हो सुखी पूर्वक उसका आनंद लो, सुख से उसका भोग करो, सुख का कंजम्पशन करो, सुख का उपभोग करो, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, अर्था है। बृहस्पति के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अर्था, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय, नॉट, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत का जो व्याख्या है किसके द्वारा, कौन से अर्थशास्त्री के द्वारा नहीं की गई थी। आप लोग देखोगे यहाँ पे वालरा ने किया था, ठीक है, हिग्स ने भी इसका किया था, नहीं किया गया पूछ रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे क्लार्क ने भी किया, वालरा ने भी किया है, हिग्स ने भी किया है, स्टोनियर एंड हॉज ने भी किया हुआ है।
क्लार्क भी थे, वालरा भी थे, एस्टोनियन जोन्स, लेकिन प्रोफेसर रिकार्डो ने नहीं किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिकार्डो। इसको आप लोग देख सकते हो। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। फॉर क्वेश्चन नंबर 104 राइट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज अ रिकार्डो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज अकर इन द थर्ड फेज ऑफ रेनिस 5 मॉडल? रेनिस 5 मॉडल के थर्ड फेज में कौन सा सिग्निफिकेंट चेंज प्लेस करता है, कौन सा स्थान लेता है? एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम्स लेस कमर्शलाइज्ड, नो। सरप्लस लेबर इज एग्जॉस्टेड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम्स कमर्शलाइज्ड, यस। देयर इज एन इंक्रीज इन द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, नो। सरप्लस लेबर इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, नो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरप्लस लेबर क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। जो सरप्लस लेबर हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? वो माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ से? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर। ये आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हो। मैं आप लोगों के सामने फिगर ले आया हूँ। यहाँ पे देखो, इन द थर्ड स्टेज ऑफ हायर एनिस मॉडल द टेक ऑफ सिचुएशन कम्स टू एन एंड एंड देयर बिगिंस द एरा ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ वेयर द फॉर्म वर्कर्स प्रोड्यूस मोर देन द इंस्टीट्यूशनल वेज। यहाँ पे आप लोग देखोगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर्स की क्या हो जा रही है? उनकी इंस्टीट्यूशनल वेज से ज़्यादा हो जा रही है, एंड वेज दे गेट, एंड इन दिस स्टेज इकोनॉमिक ग्रोथ द सरप्लस लेबर कम्स टू एन एंड एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम द कमर्शलाइज्ड सेक्टर। यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोग हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो सरप्लस लेबर क्या हो जाते हैं का एंड हो जाता है, और क्या होते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होता है उनकी इंस्टीट्यूशनल वेज से ज़्यादा हो जाती है। एम पी इज ग्रेटर देन CWCI, वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, जो है इंडस्ट्रियल वर्कर की जो वेजेस है वो ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा हो जाती है उनके इंस्टीट्यूशनल वेज से, ठीक है। और क्या हो जाता है? कमर्शलाइज हो जाते हैं, एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम वहाँ कमर्शलाइज हो सकता है। या आप लोग जो है MPI 1, 2, 3 फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज का है, ये आप लोग देख सकते हो। ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये मॉडर्न क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये आपका क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये रेनिस 5 मॉडल है। रेनिस 5 मॉडल ने जो है बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच कंसेप्ट डज एरो थ्योरीज लर्निंग बाय डूइंग फोकस ऑन अचीविंग प्रोडक्टिविटी? एरो का करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, करिए और सीखिए, प्राप्त करने की किस अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया है? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, नो। गवर्नमेंट पॉलिसी, नो। इम्पोर्टिंग टेक्नोलॉजी, नो। प्रैक्टिस एंड सेल्फ परफेक्शन एंड माइनर इनोवेशन, अभ्यास, आत्मपूर्णता और छोटे नवाचार। आप लर्निंग बाय डूइंग, आप करते करते सीखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सोशल वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, नो। इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, यस। इकोनॉमिक जो है आपका सोशल वेलफेयर जो है सामाजिक कल्याण जो है आपका ये मैक्रो लेवल का है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? इकोनॉमिक वेलफेयर आएगा इसके अंदर, जो कि क्या होगा? ये माइक्रो लेवल का है। अगर इन दोनों में सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर में आप लोग को कंपैरेटिवली देखोगे तो सोशल वेलफेयर क्या मैक्रो लेवल कंसेप्ट है, इकोनॉमिक वेलफेयर जो होता है क्या होगा? माइक्रो है। सोशल वेलफेयर में आपका सब आ जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक वेलफेयर जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, ठीक है। तो ये सब स्टडी आ जाएगा। तो इकोनॉमिक वेलफेयर इज ए पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। इस सोशल वेलफेयर आर नॉट रिलेटेड, ये गलत है। इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर आर कंट्रीब्यूटरी इच अदर, ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इकोनॉमिक वेलफेयर इज ए पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR जो है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल है। एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल को आप जब इम्प्लाई करते हो, क्यों? आउटपुट, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को
प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज ICOR। कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ऑप्शन देखो कि कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, बिल्कुल सही है। लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, नो। आउटपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, नो। नन ऑफ द अबव, नो। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल, व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस an additional unit of output, then what amount of capital, additional unit of capital you are going to employ। जब आप किसी एक अतिरिक्त इकाई को, अतिरिक्त पूंजी की इकाई को उत्पादन के प्रक्रिया में उपयोग करके एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, ICOR। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, 69.3% थी। आप MP के इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे या 2011 का सेंसस का रिपोर्ट पढ़े होंगे तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। ये आप लोग के सामने मैंने ये आप लोग के सामने लिंक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मोर्टालिटी रेट इन मध्य प्रदेश इन सितंबर 2020। 2020 में मध्य प्रदेश में मृत्यु की दर क्या थी, ये देखोगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 6.5 पर 1000% मोर्टालिटी रेट। ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग के सामने मैं वो ले आया हूँ, इसका डेटा है, इसको आप लोग देख सकते हो। ये देखोगे आप लोग जो है 2023 का है, ये आप लोग का 2020 का है, और ये आप लोग बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट की बात किया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हो मध्य प्रदेश में यहाँ पे 2020 में ये 6.5% था, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने थर्ड पार्ट में जो है 110 क्वेश्चंस तक PSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ पार्ट में बाकी के 40 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग जो है अगर इकोनॉमिक इक्वलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही जल्द हम लोग जो है रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोगों को बेस्ट स्टडी मटेरियल्स, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज MCQs प्रोवाइड कराया जाएगा। ये इकोनॉमिक इक्वलाइजर की आप सबसे प्रॉमिस है। आप लोग एग्ज़ाम में जब ज्वाइन करोगे बैच को, रेगुलर बैच को, तो आपको उसका वर्थ एग्ज़ाम में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा। आपको अभी मैं बताऊं NTA NET JRF जो जून वाला अटेम्प्ट हुआ था उसमें इकोनॉमिक इक्वलाइजर के आपको टेलीग्राम चैनल से या उसकी जो मॉक टेस्ट थे उस मॉक टेस्ट से जो है नियर अबाउट 18 to 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम आए हुए थे। तो आप लोग चाहो तो मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही जल्द सितंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे। NTA NET JRF के लिए भी होगा, एक पार्टिकुलर बैच होगा और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT लेक्चरर के लिए, जिसमें आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा PGT लेक्चरर और बाकी सब आपके NPS, KVS, CMRS जो भी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं या उनकी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में हम लोग जो है रेगुलर जो है बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ लगातार कंटिन्यूअस एक फ्लो में हम लोग क्लास जो है कंडक्ट कराएंगे। और आप लोग जो है इकोनॉमिक इक्वलाइजर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए जहां आप लोगों को इस कंप्लीट PPT का PDF आप लोगों को वहां पे शेयर कर दिया जाएगा जिसको आप लोग वहां से पा सकते हो। और आप लोग जो है अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।